सर जी, संवाद के इस मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो जिस तरह से आपका निर्विरोध चयन हुआ और बहुत आराम से आप विधानसभा के आप अध्यक्ष चुन लिए गए, तो पर्सनल एक्सपीरियंस, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? लंबा रहा है। सर माइक दे। मैं लगभग 50 वर्षों से बिहार की राजनीति में हूँ। सन 74 में छात्रों का बिहार में आंदोलन हुआ था, जिसका नेतृत्व लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने किया था। उसी कड़ी में मैं विद्यार्थी के नाते में भी शामिल हुआ था और वहीं से मेरी कैरियर की शुरुआत हुई जाकर के। उसके बाद देश में आपातकाल लग गया और आपातकाल लगने के बाद हम लोग जेल चले गए। लाखों लोग जेल में बंद कर दिए गए। जेल से निकलने के बाद हम लोग जब आए, और जैसा आपको जानकारी होगी, श्रीमती इंदिरा गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी जाकर के, उनके चुनाव को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अवैध घोषित किया था और उन्होंने इस्तीफा देने के बजाय हम लोग का मांग था, लेकिन आपातकाल लगा दिया गया और लाखों लोग आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, चंद्रशेखर जी, मुरारजी भाई, चौधरी चरण सिंह, ऐसे लाखों नेता और कार्यकर्ता जेलों में बंद कर दिए गए, मिसा DIR में जाकर के। उसके बाद हम लोग जेल से बाहर जब आए तो जनता पार्टी का निर्माण हुआ था, वहाँ शामिल हुए। उसके बाद हम लोग 80 में भारतीय जनता पार्टी की यात्रा शुरू हुई जाकर के। उसके पहले विद्यार्थी जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों का संगठन है, उससे हमारा उस संगठन में काम करने का मौका मिला मुझे जाकर के। और आगे 80 के बाद पार्टी संगठन का मैं काम कर रहा था और 90 में से लेकर लगातार 9वीं बार गया जी से विधायक बनने का मौका मिला जाकर के। बीच में 2005 में जब बिहार में परिवर्तन हुआ, नई सरकार NDA गठन हुआ जाकर के, नीतीश कुमार की अगुवाई में उस सरकार में हमको शामिल होने का मौका मिला जाकर के और लगातार सरकार में रहने का मौका मिला। उसके बाद इस बार मतलब बिहार विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन सर्वसम्मति से मेरा हुआ है। हम सबों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जाकर के। सत्ता पक्ष विपक्ष हमारी जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र का मंदिर बिहार विधानसभा जो है, वहाँ पर हमने तय किया है कि बिहार विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली है, उसके तहत सारी प्रक्रियाओं को अपनाया जाएगा, विधायी कार्य किए जाएंगे। अभी नई सरकार बनने के बाद 5 दिनों का छोटा सत्र चला था, बहुत अच्छा चला, सबका सहयोग रहा जा करके। और आगे भी जब बजट सत्र अगले वर्ष जब आएगा तो निश्चित तौर पर सबको विश्वास में लेकर के, सबको सम्मान देते हुए विधायी कार्य विधानसभा के माध्यम से कराए जाएंगे। आपने अभी खुद ही कहा कि 9 बार से आप गया से चुनाव जीते हैं, लोगों ने आप पे भरोसा जताया है, तो इस भरोसे के पीछे की वजह क्या है और उनकी कौन सी ऐसी उम्मीदें हैं जिसको आपने पूरा किया है और आगे भी आप उस पर काम करेंगे? जब मैं पहली बार विधायक 90 में चुना गया तो गया जी का संकट पीने का पानी का था, एक बड़ा चैलेंज था जाकर के, और लोग घरों को बेचकर जा रहे थे वहाँ से जाकर के, और काफ़ी कठिनाई थी जाकर के, और हम प्रयासरत थे जाकर के। समय बदला, सरकार बनी, तो हमने गंगा जी का पानी में ले गया हम जाकर। हमारा सोच था कि ग्राउंड वाटर बचा के रखें, और बिहार की त्रासदी है कि उत्तर बिहार बाढ़ और दक्षिण में सुखाड़ जाकर के। इसको देखते हुए तय किया कि सरफेस वाटर इस्तेमाल हम करें जाकर के, और गंगा जी का पानी लाने के पीछे मैं गुजरात गया था और PhD मिनिस्टर बन गया था। गुजरात में मैं गया, देखा वहाँ पर कि देश के वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी उस समय वहाँ पर मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और वहाँ पानी का संकट था, और उन्होंने सरदार सरोवर डैम जो है वहाँ से पूरे गुजरात में ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन के लिए उन्होंने व्यवस्था की थी। जब देख कर जब आया तो हमारे मन में कल्पना हुई कि फतुहा से हम क्यों नहीं गया जी को पानी ले जाएं करके, और फतुहा से हमने तय किया था। बीच में किसी कारण से अलाइनमेंट बदला गया मोकामा से, तो गया जी के लोगों को बोध गया, नालंदा और नवादा के लाखों लोगों को आज गंगा जी का पानी मिल रहा है। बिजली नहीं थी, बिजली का संकट था करके, यानी पूरा शहर जो था 6 घंटे बिजली रहते थे, और पूरा शहर इन्वर्टर घरों में और बाज़ारों में जनरेटर। आज हम सरकार हमारी NDA की जब बनी बिहार में जब, तो हम लोगों ने इन्वर्टर और जनरेटर मुक्त करके 24 आवर गाँव में और शहरों में बिजली आपूर्ति कराने का काम किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कमियाँ थी जा करके। आज IIM की पढ़ाई शुरू वहाँ हो गई जा करके, केंद्रीय विश्वविद्यालय वहाँ पर प्रारंभ हो गए हैं जाकर के, और बड़े पैमाने पर राज्य सरकार का जो बजट होता है शिक्षा में जाकर के और स्वास्थ्य में,
तो लगातार हम लोगों ने काम किया है। और मूल काम क्या था कि भावनात्मक जो संबंध हमारा गया जी के लोगों से रहा है, उसका वजह है उनके सुख में, दुख में, संकट घड़ी में। मैं विधायक बनने के बाद भी ज़्यादा समय गया में रहते थे। जब बिहार विधानसभा सत्र चलता था तो पटना में रहता था, अगर बाकी समय गया में लगाता था। और जब मंत्री बनने का मौका मिला तो तय हमारा था हर सप्ताह 3 दिन में गया में रहता था। तो गया जी के भाइयों और बहनों का जो लगातार स्नेह, प्यार और आशीर्वाद जो मिला है, उसका मूल वजह है उनके बीच में लगातार रहना, उनके दुख सुख में भागीदार बनना। मंत्री और विधायक के तौर पे आपने गया और राज्य के लिए जो काम किया है वो उपलब्धियां आपने बताई, लेकिन अब एक नया पद आपके पास है, स्पीकर का। किस तरह से पक्ष और विपक्ष के बीच संतुलन बना पाएंगे? कैसे उन लोगों के लिए निष्पक्षता के साथ काम कर पाएंगे? हमारा संविधान और हमारा भारत देश आज़ादी के बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी की अगुवाई में जो संविधान बना जा करके, उसमें व्यवस्था जो विधायी कार्य, कार्यपालिका, न्यायपालिका व्यवस्था जो बनाई गई है, और उसी के तहत विधायी जो कार्य जा करके हैं, और विधायी कार्य के माध्यम से हमारा सोचना यह है कि लोकतंत्र है देश के अंदर में, और लोकतंत्र के 2 पहिए हैं, सत्ता प्रतिपक्ष, दोनों को विश्वास में लेकर मैं चलूँगा, दोनों का सम्मान करूँगा जा करके। और सम्मान करते हुए जो बिहार विधानसभा प्रक्रिया संचालन नियमावली है, उसके तहत माननीय सदस्यों को क्वेश्चन आवर, 0 आवर, ध्यानाकर्षण, निवेदन, याचिका, गैर सरकारी संकल्प, ऐसी कई प्रक्रियाएं हैं जिसके माध्यम से माननीय विधायक और सत्ता पक्ष के लोग भी अपनी बातों को रख सकते हैं। आपने जितने आवर्स की बात की, जो भी प्रोसीजर बताया आपने, वो ऑलरेडी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और बिहार विधानसभा में उस पर काम भी किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी विपक्ष की तरफ से लगातार ये बातें कही जाती है कि विपक्ष को मौका नहीं दिया जाता बोलने को लेकर के। तो आपके पास कोई ऐसा प्लान है या फिर कुछ विपक्ष के लिए ऐसी कोई प्रक्रिया आप ला सकते हैं कि उन्हें कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए? बिहार विधानसभा में जो विधायी कार्य शुरू होता है तो हम वहाँ पर व्यवस्था है कि संख्या के आधार पर समय का निर्धारण होता है। डिबेट हो रहा मान लिया है, और डिबेट 2 घंटे का मान लिया है, क्वेश्चन आवर जाकर के जिन माननीय सदस्यों का क्वेश्चन आ रहा है, अल्पसूचित प्रश्न होता है, तारांकित होता है, जिनका क्वेश्चन आता है उसकी प्रक्रिया है, लॉटरी सिस्टम है, और हाउस खुलने के 15 दिन पहले जो डालते हैं बॉक्स में जाकर के उसको देखा जाता है, और जो लोग महत्व के प्रश्न होते हैं जाकर के उसको स्वीकृति मिलती है जाकर के है, उसमें सबको छूट रहती है, कहीं पर कोई भेदभाव नहीं जाकर के है। डिबेट जब होता है तो डिबेट में है क्या कि मतलब समय निर्धारित होता है संख्या के आधार पर जाकर के, और शून्यकाल है 50 शब्दों में देना उनको जाकर के है। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा, और मैं तो लगातार वहाँ पर 8वीं बार जब चुनकर पिछले बार जब मैं आया था तो हाउस में रहने का मुझे मौका मिला है। हमारा पूरा प्रयास होगा, शिकायत का मौका विपक्ष को मैं नहीं दूंगा, सबको ईमानदारी पूर्वक सबके साथ न्याय करने का काम करूँगा। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब बिहार में विधानसभा का सत्र चलता है तो कई बार हंगामे की बलि चढ़ जाती है सत्र। बहुत सारे मुद्दे हैं, शिक्षा, रोजगार, विकास, जिस पे बातें नहीं हो पाती हैं और हंगामा हो जाता है। तो ऐसे डिसरप्टिव नेचर्स के जो लोग नेचर अपनाते हैं, क्या उनके लिए कोई 0 टॉलरेंस की नीति है या फिर कोई नियमावली लाएंगे आप? वहाँ पर पूरी व्यवस्था है, मेंबरों को कहने के लिए कार्यस्थगन सूचना देते हैं जाकर के, मेंबर उसको पढ़ते हैं जाकर के, शून्यकाल के माध्यम से सरकार संज्ञान लेती है जाकर के है, ध्यानाकर्षण में डिबेट होता है जाकर के। तो इतनी अच्छी व्यवस्था देश के अंदर में है, और बिहार विधानसभा में हमारा जाकर के है, उसमें सबको यदि कहने का अवसर भी है, बातों को रखने का मौका मिलता है, सरकार का जवाब होता है, सरकार संज्ञान लेती है, आसन की ओर से देखा जाता है कि जो विपक्ष कह रहा है उस सरकार निश्चित तौर पर संज्ञान ले और उस पर कार्रवाई करने का काम करे, ये हमारा प्रयास होता है। लेकिन इसके बावजूद भी सर कई बार देखा जाता है कि विधानसभा भंग हो जाता है और उस तरह से चर्चा नहीं हो पाती है जिसकी उम्मीद बिहारवासी करते हैं। उनकी भी अपनी बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई रहती है और चर्चा नहीं होती है। तो इसके लिए कोई अलग से आपका विजन? उसके लिए डिबेट भी होता है, कई बार शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, कृषि पर, ऐसे ज्वलंत मुद्दे जो होते हैं उसमें आम सहमति बनती है और कार्य मंत्रणा समिति हमारी होती है। अगर वहाँ पर हम सबकी राय से, सत्ता विपक्ष के माध्यम से ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर हम डिबेट भी कराते हैं 2 घंटे का, और माननीय विधायकों के संख्या के आधार पर समय निर्धारित होती जा करके है, और सही ढंग से लोग सहयोग करें जा करके, तो सबको बातों को रखने का मौका मिलता है। कि बेवजह कई बार देखा गया है कि हाउस को दंड करना पड़ता है, तो नौबत नहीं आए। हम चाहेंगे सबकी बात सुनी जाएगी,
सबका सहयोग लिया जाएगा, सबका सम्मान किया जाएगा और सबके विश्वास में लेकर के विधायी कार्य को आगे बढ़ाने का हम लोग काम करते हैं, आगे भी करेंगे। आप गया समेत पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफ़ी सारे सवाल खड़े होते रहे हैं, विपक्ष की तरफ से भी, लोगों की तरफ से भी, और पिछले कई महीनों से इस पे लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इसको लेकर के आपकी क्या प्लानिंग है? किस तरह से इसको लेकर कोई नियम लाया जा सकता है, या फिर लोगों को कैसे समझाएंगे इसके बारे में? सच्चाई यह है कि 2005 के पहले पिछली सरकार जो थी उस समय स्थिति काफ़ी बिहार में खराब थी जाकर के, और बिहार को जानते थे गड्ढे का बिहार, अंधेरे का बिहार, और माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि बिहार में जंगल राज जाकर के, हम लोग नहीं कहे। और उसके बाद उस समय की सरकार जो थी, बिहार में इंडस्ट्री बंद हो गए थे जाकर के, पलायन बड़े पैमाने पर हुए थे जाकर के, और उसके बाद हालात बदले जाकर के। और उस समय था कि जो कानून व्यवस्था काफ़ी ख़राब हो गई थी जाकर के, और बिहार से सब पलायन कर रहे थे लोग। शाम को 6 बजे के बाद पटना में महिलाओं को निकलना कठिन काम था, शहरों में काफ़ी स्थिति खराब हो गई थी। 2005 में जब सरकार बनी जाकर के, तो सरकार की पहली प्राथमिकता हम सबों की थी जाकर के कानून का राज कायम करना। आज बिहार में इस बात की प्रसन्नता में है, कानून का राज्य है, घटना कहीं घट रही है तो सरकार के स्तर पर ससमय पुलिस प्रशासन कार्रवाई करती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि महत्वपूर्ण बिल जो हैं वो बहुत जल्दी में पास कर दिए जाते हैं, तो आपको लगता है कि वैसे बिल्स पे उस जो विभिन्न क्षेत्र हैं, विभिन्न फील्ड के एक्सपर्ट्स की भी राय लेने की ज़रूरत है, और ऐसा कुछ आप प्लानिंग करेंगे? जब विधेयक लाया जाता है हाउस में, तो माननीय सदस्यों को अधिकार होता है संशोधन देने का, और अब माननीय सदस्य संशोधन देते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, डिबेट होता है, और डिबेट के बाद उसको पास कराया जाता है। अभी विपक्ष के भी बहुत सारी सवाल आपके पास रहेंगे, सत्ता पक्ष के भी रहेंगे, तो आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है स्पीकर पद पे बैठने के बाद, और ये जब आप मंत्री पद पे थे या फिर विधायक पद पे थे, उससे कितना अलग है? काफ़ी अलग है, एक बड़ी जिम्मेदारी जा कर के है, और हम सबको विश्वास में लेकर के ईमानदारी पर वो प्रयास करेंगे तो कहीं समस्या नहीं आएगी जाकर के, और इतनी अच्छी व्यवस्था है जाकर के। और जब हाउस चलता है सुबह 11 बजे प्रारंभ होता है जाकर के, और उस अवधि में क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, ध्यानाकर्षण, इतना अच्छा व्यवस्था है। फिर लंच के बाद सेकंड हाफ में डिबेट होता है, और सबको समय के मुताबिक। इस बार तो मतलब ये हाउस जो मतलब हम लोग सेकंड सप्लीमेंट्री जब लाए थे तो सत्ता पक्ष के लोग नहीं बोल पाए, विपक्ष के लोगों को मौका हमने दिया। किसी को कहने का हाँ समय निर्धारित था संख्या के आधार पर, तो कम संख्या तो 1 मिनट का था, ज़्यादा था तो 2 मिनट का था करके, उसी में वो कहना था करके। तो इस बार ऐसा हुआ कि रूलिंग पार्टी के जो मेंबर चाहते थे बोलना, वो नहीं बोल पाए, लेकिन विपक्ष को हमने अवसर दिया, सबका सम्मान किया, और सबको विश्वास में लेकर के सरकार का उत्तर हुआ। और जो सेकंड सप्लीमेंट्री जो आया था ग्रामीण विकास विभाग का, उसको सर्वसम्मति से पारित कराने का काम किया गया। अभी विधानसभा का जो भवन है वो काफ़ी पुराना है, और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद उसका रिनोवेशन हो, तो क्या आपके कार्यकाल में फिर से नई बिल्डिंग देखने को मिल सकती है, या उसमें ही कुछ बेहतर किया जा सकता है? वैसे कुछ समय पहले वहाँ पर उसका एक नया सेंट्रल हॉल बना है विधानसभा के अंदर में जाकर के, और इसकी समीक्षा हम करेंगे। काफ़ी भी बदलाव हुआ है, अब डिजिटल तरीके से सारा चीज़ परिवर्तन किया गया है, और निश्चित तौर पर हमने समीक्षा किया था अभी हाल के दिनों में जाकर के, और आगे भी हम रिव्यू करके देखेंगे। जो कमियां होगी तो निश्चित तौर पर चाहेंगे कि देश के स्तर पर जो विधानसभाएं चल रही है और आज के हिसाब से डिजिटल तरीके से और संचालन हो, उस पर जो आवश्यकता होगी उन आवश्यकताओं को सरकार से बात कर पूरा किया जाएगा। बिहार में बहुत बड़ी आबादी महिलाओं की है और युवाओं की है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं लोकतंत्र में। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं उनके लिए क्या विशेष नियम लाए जा सकते हैं, उनकी आवाज़ को कैसे विधानसभा में रखा जाए, इस पे क्या काम कर सकते हैं? देश की बड़ी आबादी का आधा हिस्सा जो महिलाओं का जगह, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की अगुवाई में केंद्र की सरकार ने महिलाओं के लिए, जब सरकार 2014 में जब आई थी, तो प्रधान उज्ज्वला योजना है। गरीब महिलाएं जो मतलब पैसे का अभाव में गैस के चूल्हा का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी, लकड़ी जंगलों से ला रही थी, कोयले का इस्तेमाल कर रही थी, उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा था। तो पहली बार आज़ादी के बाद देश में
महिलाओं के स्वास्थ्य के हिफाजत के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने PM उज्ज्वला योजना शुरू किया 2000 और काफ़ी अच्छा रहा। आज करोड़ों महिलाएं जो लकड़ियों का इस्तेमाल जंगलों से लाकर कर रही थी, खेतों से लाकर कर रही थी, और कोयले का इस्तेमाल हो रहा था, आज बंद हो गया है। और महिलाओं का स्वास्थ्य पर भारत सरकार ने ख्याल रखा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जा करके है। तो इस तरह से भारत सरकार के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा भी जीविका के माध्यम से जो राज्य की बड़ी आबादी के लिए हमारी सरकार, बिहार की सरकार ने जीविका के माध्यम से लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का काम किया है। उस पर सिस्टम पहले था, महिलाओं का शेयर प्रत्येक माह 100 रुपये का होता था, सरकार अनुदान देती थी जाकर के, और फिर लोन लेकर लोग रोजगार करते थे। तो बिहार में जीविका काफ़ी सफल रहा है। और अभी सरकार ने चुनाव के ठीक पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च किया गया है। इसमें वैसे महिलाओं को जिनके परिवार में कोई नौकरी नहीं कर रहे, तो वैसे परिवार के लोग को रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता है। अभी तक 1 करोड़ 31 लाख महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफ़र हुई है। चुनाव के पहले 1 करोड़ 21 लाख, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 10 लाख महिलाओं के खाते में भेजी गई है। उन महिलाओं को कौशल विकास के माध्यम से ट्रेंड भी कराया जा रहा है, वो रोजगार करें और आगे को 2 लाख की राशि देने का सरकार ने निर्णय लिया है, ताकि आने वाले समय में राज्य की आधी आबादी आत्मनिर्भर हो और विकसित बिहार बनाने का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी का है, उस पर बिहार की सरकार काम कर रही है। और निश्चित तौर पर महिलाओं के लिए सरकार काम की है। और किसानों के लिए, युवाओं के लिए बिहार में जो योजना चल रही है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हमारा जगह, और सभी जिलों में, और सबसे बड़ा जो कॉरिडोर जो आ रहा है मेक इन इंडिया के तहत भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया है कि देश में स्वदेशी को अपनाएंगे। उसी कड़ी में 12 राज्यों का चयन हुआ है। उस पर बिहार के डोभी में 1670 एकड़ ज़मीन एक्वायर कर लिया गया, और वहाँ पर टेक्सटाइल, लेदर, IT, एग्रो, फार्मा, ऐसे हजारों इंडस्ट्री आ रहे हैं। 16,000 करोड़ का निवेश आने की संभावना बन रही है, और लगभग ज़मीन एक्वायर कर लिया गया है। 6 महीने के अंदर में अमृतसर, गया जी, कोलकाता कॉरिडोर जो हमारा है जाकर के, वो चालू जब हो जाएगा तो लाखों लोग रोजगार मिलेगा वहाँ जाकर के। तो युवाओं के लिए एक बड़ा काम हो रहा है। और हर जिले में सरकार इंडस्ट्री विभाग के माध्यम से, बियाडा के माध्यम से लैंड बैंक बना रही है। बिहार में कृषि है, राज्य की बड़ी आबादी कृषि पर आधारित जाकर के है, और उनका मुख्य आजीविका कृषि के माध्यम से है। और राज्य का जो इकोनॉमी हमारा अर्थव्यवस्था है, उसका रीढ़ कृषि जा करके है। कृषि में तो काम अच्छा हो रहा है। अब रोजगार के लिए हर जिले में इंडस्ट्री विभाग के माध्यम से लैंड बैंक बना करके इंडस्ट्री का जाल बिछाने का प्रोग्राम चल रहा है। ये शुरू हो गया है मुजफ्फरपुर में, पटना में, गया जी में, राज्य के सभी शहरों में इंडस्ट्री लगाए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री की योजना है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना वहाँ पर जा करके है। PM विश्वकर्मा योजना जा करके है। बिहार सरकार के द्वारा भी अनेक योजनाएं लॉन्च की गई जा करके है। और काफ़ी अब पहले जो पलायन बिहार से हो रहा था, पलायन कोरोना काल के बाद 11% घटकर 2% रह गया है। और सरकार का प्रयास है कि पलायन रुके, युवाओं को रोजगार मिले जा करके। किसानों के लिए भी सरकार ने कई योजनाएँ लाई है। एक तो केंद्र की सरकार ने पहली बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों को खेती करने के लिए खाद, बीज, दवा के लिए सरकार ने एक मदद किया है। और अटल जी की सरकार जब थी देश में, तो पहली बार किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुई थी। किसान बाज़ार से ऋण लेते थे, अब किसानों को बाज़ार से ऋण लेना नहीं पड़ता है। अब KCC के माध्यम से किसानों को पहले 3 लाख की राशि थी, अब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बढ़ा करके 5 लाख कर दिया है। और साथ साथ किसानों के साथ साथ मत्स्य पालकों को, दुग्ध पालकों को, और उनको भी सरकार ने इस योजना में शामिल किया है जा करके। किसान खेती के साथ साथ गौ पालन करें, बकरी पालन करें, जैविक खेती करें जा करके, बागवानी करें, मछली पालन करें, उनकी आमदनी बढ़े। उस दिशा में बिहार में अच्छा काम हो रहा है। और गरीबों के लिए भी अनेक योजनाएं बिहार में लॉन्च की गई है। तो कुल मिलाकर समाज के सभी तबकों का ख्याल रखा गया है, और सबको विश्वास में लेकर के केंद्र और बिहार की सरकार के सहयोग से बिहार में अच्छा काम हो रहा है।
आपने अभी स्वयं सहायता समूह के जरिए कहा कि महिलाओं के खाते में पैसे गए। इस पे बहुत सारे सवाल चुनाव के दरमियान खड़े हुए कि चुनाव के तुरंत पहले इस तरह का फैसला नहीं लेना चाहिए था। चूँकि आप एक न्यायिक पद पे हैं, तो आपसे मैं जवाब की उम्मीद करती हूँ कि इस पे आपका पर्सनल क्या ओपिनियन है, के बारे में आप क्या कहेंगे? योजना पहले चल रही थी, मॉडल बदल गया। जीविका के माध्यम से 1.5 करोड़ महिलाओं को रोजगार यहाँ दिया गया है जाकर के। तो काम चल रहा था। मॉडल यह था कि महिलाओं का शेयर लगता था, सरकार अनुदान देती थी और बैंकों से लोन लेकर काम करते थे। अभी सरकार ने सिर्फ मॉडल बदल दिया कि अब महिलाओं को डायरेक्ट राशि दी जा रही है, ट्रेनिंग कराया जा रहा है। उनको सरकार अपने बजट से प्रत्येक महिलाओं को 2-2 लाख राशि देने का तय किया है। एक अच्छा चीज़ है। और महिलाओं आज़ादी के बाद जो महिलाएं हमारी आगे नहीं आ पाई थी जाकर के, पंचायती राज में निकाय चुनाव में 2005 में सरकार जब बनी हमारी जाकर, सरकार बनने के बाद बिहार पहला राज्य है जब 50% पंचायती राज में निकाय चुनाव में एकल पदों पर हमने आरक्षण देने का काम किया है। और साथ साथ अभी की सरकार जो काम कर रही है, केंद्र और राज्य की सरकार की सर, एक आखिरी सवाल बड़े ही संक्षेप में जवाब की उम्मीद करती हूँ कि अभी वंदे मातरम में पर पार्लियामेंट में चर्चा हुई थी। क्या बिहार विधानसभा में भी इस पर चर्चा होगी आने वाले भविष्य में? मतलब होना चाहिए। हम पक्ष में जाकर के हैं, एक अच्छी शुरुआत हुई है और पार्लियामेंट में चर्चा हुई। सत्ता पक्ष के लोग, विपक्ष के लोगों ने भाग लेकर अपनी बातों को रखने का काम किया है। हमारा भी प्रयास होगा ऐसे विषयों को विधानसभा के माध्यम से भी हम डिबेट कराने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मंच पे आने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। आप मंच पे ही रुके। मैं अपने जी बिहार झारखंड के चैनल हेड राजकमल चौधरी जी को मंच पर बुलाना चाहूँगी। साथ ही बिहार के रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल और झारखंड के रेजिडेंट एडिटर धीरज ठाकुर जी को बुलाना चाहूँगी। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें।